हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन हमने पढ़ ली, सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बना है और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी अपन ने पढ़ ली थी। एज लाइक फ्यूज मोज़ाइक मॉडल हमने पढ़ा था, यूनिट मेम्ब्रेन, सैंडविच मॉडल। तो बेसिक्स फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था, वही ज़्यादा पूछा जाता है। यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में भी आपने देख लिया था कि यूनिट मेम्ब्रेन और सैंडविच मॉडल के बेस पे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आया। उसमें सिंगर और निकोल्सन ने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए थे, बट कुछ पॉइंट्स थे जो बेसिक पॉइंट्स थे वो सैंडविच मॉडल से ही लिए गए थे। ठीक, अब अपन को आगे पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है अपना, सेल का मेम्ब्रेन है, वो कई सब्सटेंसेस को अंदर आने देता है, बाहर जाने देता है। हमने पहले ही बोला था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल है, सिलेक्टिव परमिएबल है, मतलब सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अंदर आने देता है। और कई बार जो है ये सेमी परमिएबल की तरह भी एक्ट करता है, सेमी परमिएबल की तरह भी एक्ट करता है। सेमी परमिएबल बोलने का मतलब कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कुछ पोर्स बने होंगे, कुछ छिद्र बने होंगे और उसके साइज़ के हिसाब से जो मॉलिक्यूल है उसमें पास हो सकेंगे। एज फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पे अलग अलग जगह पे पोर्स बन रखे हैं। ठीक, यहाँ पे एक पोर बना हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक पोर बना हुआ है, यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा सा पोर बना हुआ है। तो इस तरह से मान के चलो कि सेल मेम्ब्रेन में, पूरे मेम्ब्रेन पे पोर्स है। ठीक, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, एक इतना छोटा सा मॉलिक्यूल है, एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक, और एक फिर एक छोटा सा मॉलिक्यूल है। तो पोर के साइज़ के हिसाब से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अंदर जा सकते हैं। बड़ा मॉलिक्यूल नहीं अंदर जा पाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कारण, छोटे मॉलिक्यूल्स चले जाएंगे। पर यही अगर पोर सिलेक्टिव परमिएबल हुए तो ये देखेंगे कि भाई ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे काम के हैं भी या नहीं है। अगर काम के नहीं है तो भले ही इनका साइज़ इतना छोटा है कि अंदर जा सकते हैं, फिर भी इसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये डिफरेंस है सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल में। अब अपन देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है ये एक्चुअली है क्या, कैसे वर्क करता है और क्या पढ़ना है इसके अंदर हमें। सेल जो है ना, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू, ये जो मेम्ब्रेन है उसका सेल मेम्ब्रेन, इसी के थ्रू बाहरी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है या जुड़ा हुआ रहता है। सेल है एक, वो सेल बाहरी वातावरण से, हमारे शरीर में कहीं सेल है, ठीक, बहुत सारे सेल हैं, अरबों सेल हैं। तो वो सेल के बाहर जो पूरा इन माहौल है उससे वो इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और बाहरी इन्वायरमेंट और सेल के अंदर के इन्वायरमेंट में लगातार इस तरह से ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। सेल के कई प्रोडक्ट्स बाहर जाते हैं और बाहर से कई प्रोडक्ट्स सेल के अंदर आते हैं। तो ये लगातार चलता रहता है सेल के नीड के कारण, जो सेल को ज़रूरत है उसके हिसाब से ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव डिफरेंस इतना है दोनों में कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एनर्जी हमारे शरीर में एटीपी के फॉर्म में रहता है, तो कुछ एनर्जी ये यूटिलाइज करते हैं, खर्च करते हैं किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर आपको कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है और आपने एक गाड़ी बुक की तो आपको उस गाड़ी वाले को कुछ पैसे खर्च देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने कुछ एनर्जी, पैसे आपने वहाँ पे दिए, तब जाके आपकी चीज़ ट्रांसपोर्ट हुई। पर वहीं आपके पास आपकी खुद की गाड़ी है, आपकी खुद की मशीनरी है, तो आप क्या कहते हैं,
आपने वहाँ पे कुछ खर्च नहीं किया, भले ही वो सिस्टम में पेट्रोल ये सब खर्च हो रहा है, बट एक्स्ट्रा एक्सपेंस कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं हो रहा है उसको अपन बोलेंगे एक्टिव। या फिर उसको इस तरह से समझो ना कि आपके पास एक झूला है, वो स्लाइड वाला झूला क्या कहते हैं जानते होगे ना, इस पार से क्या कहते हैं अपन चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ बनी रहती है, और इस पार से अपन स्लाइड करके आते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो झूला रहता है इसमें आपको एक ही झूले पे जाना है, पर चढ़ते समय आपकी एनर्जी बहुत खर्च होगी, आप चढ़ोगे उस पर उतरते समय ऑटोमेटिकली आप फिसल जाओगे, उतर जाओगे। तो यहाँ पे एक ही जगह पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझो कि जहाँ एनर्जी खर्च होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं होती है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट की अपन अगर बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में किस तरह के ट्रांसपोर्ट्स आ सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगर अपन देखें तो यहाँ पे हम डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस इनकी बात करते हैं, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर अपन बात करें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे डिफ्यूज़न, ठीक, एक पॉइंट डिफ्यूज़न है, एक पॉइंट है ऑस्मोसिस। ये दोनों आपने सुन रखे होंगे, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस आप दोनों ने आपने पढ़ भी रखा होगा। डिफ्यूज़न बेसिकली हम बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, किसी भी पदार्थ का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अब देखो एक ग्लास ये रहा, एक ग्लास ये रहा, इसमें और इसमें दोनों में 50 ml पानी है, दोनों में 50 ml पानी है, ठीक है। 50 ml पानी इसमें भी है, 50 ml पानी इसमें भी है। इसके अंदर अपन ने चीनी डाला 20 ग्राम, ठीक है, और इसके अंदर अपन ने चीनी डाला 5 ग्राम। तो हायर कंसंट्रेशन किसका हुआ, ये, क्यों, जिस भी सॉल्यूशन में, ये क्या है, पानी क्या हो गया यहाँ पे सॉल्वेंट, चीनी क्या हो गया सॉल्यूट, जिसमें मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिस चीज़ को मिलाया जाता है वो सॉल्यूट होता है। तो चीनी यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, पानी यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया, दोनों मिलकर इन्होंने सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो है ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। तो जहाँ सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी वो होगा हायर कंसंट्रेशन, और यहाँ सॉल्यूट की मात्रा कम है तो ये होगा लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यही है डिफ्यूज़न। आपने सिलेंडर देखा होगा, गैस सिलेंडर होगा, गैस सिलेंडर का भी छोटा वाला सिलेंडर एक आता है ना, या फिर बड़ा सिलेंडर ही देखो, उस सिलेंडर को चेक करते समय एक बार अगर दबाओगे ना, जैसे अगर जो छोटा वाला सिलेंडर आता है, कभी कभी हम उसको भराते हैं, छोटे सिलेंडर कुछ काम पड़ता है तो उसको दबाते हुए चेक किया जाता है, उसमें से गैस निकलती है, जैसे ही दबाया जाता है गैस निकलती है ना। तो वो गैस बाहर क्यों निकलती है, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम दबाते हैं तो बाहर की गैस अंदर चली जाए, ऐसा क्यों नहीं होता। हम सिलेंडर लेके आते हैं और सिलेंडर को अगर दबाओ तो गैस बाहर निकलती है, महकने लगता है, ऐसा क्यों नहीं होता कि बाहर का जो एयर है वो सिलेंडर के अंदर चला जाता है। वो इसलिए होता है कि उस सिलेंडर के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब कि आपके पास जो एरिया है, आप जिस साइज़ की चीज़ है आपके पास, उसमें कितनी भरी हुई है। तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, गैस यहाँ भी है, भले वो हमें भी पता है कि सिलेंडर के मुकाबले गैस यहाँ बहुत ज़्यादा है, पर वो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। यहाँ पे छोटे एरिया में ही बहुत ज़्यादा गैस भरी हुई है। कंसंट्रेशन की बात करें तो ये गैस सिलेंडर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है, इसमें गैस एकदम भरी हुई है। जैसे इसको दबाएंगे तो जो गैस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, मतलब ये गैस जो है वो सिलेंडर के अंदर से बाहर निकल जाएगी। ये होता है डिफ्यूजन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन। अब डिफ्यूज़न यहाँ पे दो तरह का होता है, एक सिंपल डिफ्यूज़न, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न जो हमने देखा वही था, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। पर एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है? इस डिफ्यूज़न को होने के लिए किसी पर्टिकुलर चीज़ की मदद चाहिए। अब ये जो डिफ्यूज़न हम सेल के केस में बोलते हैं, ये कैसे बोलते हैं कि हमारे पास सेल है, ठीक है, सेल के बाहर जो सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, या फिर सेल के अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो वो डिफ्यूज़न से होगा। कोई भी गैस पार्टिकल है, ठीक है, वहाँ पे किसी की कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे यही जो पार्टिकल है एकदम कम है, तो यहाँ पे डिफ्यूज़न जो होगा तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर आ जाएंगे, यहाँ भी बहुत सारे। और ये क्यों होता है? ये होता है बैलेंस बनाने के लिए कि बाहर का इन्वायरमेंट, सेल के बाहर का इन्वायरमेंट और सेल के अंदर का इन्वायरमेंट जो है उन दोनों में बैलेंस बना रहे। ऐसा ना रहे कि बाहर के इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सेल में बहुत कम है, दोनों इक्वल रहें, बराबर रहें, इसलिए ये रहता है। ये डिफ्यूज़न कब तक होगा? जब तक ये जो कंसंट्रेशन है ये बराबर नहीं होती। जैसे ही इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, डिफ्यूज़न स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का तो कॉन्सेप्ट ही चला गया, ना कोई हायर है ना कोई लोअर है, तो ये ऐसे ही रहेगा और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, एकदम मेंटेन्ड, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंपल डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है कि ये जो सब्सटेंसेस है ये डायरेक्ट ऐसे ही अंदर नहीं आ जाते। मैंने बताया था आपको फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है, ठीक है, जो कि पोलर सब्सटेंसेस है उनको अंदर नहीं आने देती, जो वाटर फ्रेंडली या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है उसको अंदर नहीं आने देती। तो जब ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जो कि पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसको सेल मेम्ब्रेन अंदर नहीं आने देगी, तो उसको अंदर लाने के लिए किसी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, जो प्रोटीन उसको पकड़ के किसी चैनल के थ्रू अंदर लेके आएगा। तो इस प्रकार के डिफ्यूज़न को अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं, कि जहां पे किसी पर्टिकुलर प्रोटीन या किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अंदर ले जाने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़े, किसी मॉलिक्यूल की सहायता लेनी पड़े चाहे किसी प्रोटीन की सहायता लेनी पड़े। वैसे ही होगा जैसे कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसको अंदर जाना है, पर ये क्या है? ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, ये अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड में लिपिड की जो टेल है वो नॉन पोलर है, वो इसको जैसे ही ये पास में जाएगा इसको पीछे भेजेगी, इसलिए ये अंदर नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल अपने सेल में से किसी प्रोटीन को भेजेंगे, अपने शरीर में से किसी प्रोटीन को भेजेंगे जो कि इसको अंदर लेके आएगा। अब वो प्रोटीन इस पे बाइंड कर जाएगा पूरी तरह से और इसको लेके आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लेके आने के बाद इसको यहाँ पे अंदर छोड़ देगा और प्रोटीन जो है वो फ्री हो जाएगा, प्रोटीन चला जाएगा वापस, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रोटीन जो है वो इस मॉलिक्यूल को घेरेगा, इसको अंदर लेके जाएगा और फिर वो प्रोटीन चला जाएगा। प्रोटीन यूटिलाइज यहाँ पे नहीं होगा, इसको अपन बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो सिंपल और फैसिलिटेटेड में डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात करें अगर अपन ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस को अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन कि मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इस चीज़ को समझें अब, ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये याद रखो, डिफ्यूज़न था हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब अगर आप ऑस्मोसिस देखोगे ना तो एक कभी कभार क्या कहते हैं लिखा रहेगा कि यहाँ पे ऑस्मोसिस में कभी कभी ये लिख देता है कि हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, कभी कभार ये लिख देता है। ये कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ बोल रहा है यहाँ भी। अगर मैं बोल रहा हूँ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और बुक में आपके दे रखा है हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, दोनों एक ही बात है। जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है सॉल्यूट कंसंट्रेशन वहाँ पे कम हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन हम हमेशा सॉल्यूट लेवल पे ही लेते हैं। अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन लिखा हुआ है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर या लोअर टू हायर,
ठीक है, मतलब वहाँ पे सॉल्यूट की बात हो रही है। पर जब यहाँ पे लिख रखा है कि हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स कि वहाँ स्पेसिफाई किया गया है कि यह वाटर की बात हो रही है। तो जहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन है वहाँ पे लो सॉल्यूट है, और जहाँ लोअर वाटर कंसंट्रेशन है वहाँ पे हाई सॉल्यूट है। तो ऑस्मोसिस हो गया मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर concentration. Movement of liquid particles from lower concentration to higher concentration is known as osmosis। और यहाँ पे osmosis भी क्या करेगा, सेल के अंदर और सेल के बाहर का जो environment है उसमें equilibrium maintain करेगा। कोई भी liquid particle जो है उसको अगर सेल के अंदर आना होगा तो वो क्या करेगा, इसी के थ्रू आएगा, ठीक, ऑस्मोसिस के थ्रू। अगर बाहर का कंसंट्रेशन लो है, अंदर का कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर का कम है, अंदर का ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, बाहर से अंदर आ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। और अगर अंदर का कम है, बाहर का ज़्यादा है, तो क्या करेगा, फिर वापस बाहर चला जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये है आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न में अंतर आपको समझ में आ गया क्या है, और सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में किस तरह से वर्क करता है। पैसिव में आपको डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस ही पढ़ना है। डिफ्यूज़न हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, हाँ कुछ चैनल प्रोटीन्स इनके बारे में पढ़ना है। अगर आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में बात करो तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में अपन कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की अगर अपन बात करें ना, उसमें भी फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूज़न होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, उसमें अपन क्या करते हैं, एक चैनल प्रोटीन्स होते हैं, दूसरे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। कैरियर प्रोटीन्स और दूसरे आते हैं आपके चैनल प्रोटीन्स। तो एक चैनल हो गया, एक कैरियर हो गया। कैरियर का मतलब क्या हुआ कि ये जो है मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अपन ने बोला था कि किसी मॉलिक्यूल को अंदर ले जाने के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी किसी मेडिएटर की। तो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स में कैरियर का वर्क करेगा, मतलब कि यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन रहा, ठीक, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन पे जो है यहाँ पे एक ये जो है प्रोटीन बैठा हुआ है ऑलरेडी। सेल मेम्ब्रेन जो है आपका वहाँ पे, यहाँ पे ये एक प्रोटीन जो है वो ऑलरेडी बैठा हुआ है। इस मॉलिक्यूल को अंदर जाना है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से, तो ये मॉलिक्यूल आएगा, ये प्रोटीन पे बाइंड कर देगा, ये प्रोटीन पे बाइंड कर गया, मॉलिक्यूल बैठ गया। फिर क्या होगा, ये जो प्रोटीन है ये अंदर की तरफ ट्रांसफ़र, अंदर की तरफ झुक जाएगा, अंदर की तरफ खुल जाएगा। तो इसका मुंह कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे इसका मॉलिक्यूल है। तो ये सेल के बाहर का स्पेस था, ये सेल के अंदर का स्पेस आ गया। थर्ड पॉइंट में क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरह से वापस हो जाएगा, और ये जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर छूट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैरियर प्रोटीन्स का काम। कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को कैरी करते हैं, अंदर की तरफ आते हैं और उस मॉलिक्यूल को छोड़ देते हैं। ये हो गया कैरियर प्रोटीन्स। अब चैनल प्रोटीन्स की अगर अपन बात करें, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ा था, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की लेयर थी, फॉस्फोलिपिड की लेयर थी, और यहाँ पे ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स थे। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये फर्दर चैनल्स का काम करते हैं। कुछ गेटेड होते हैं, कुछ नॉन गेटेड होते हैं। तो वाटर जो है चार्ज पार्टिकल है नहीं, कोई भी अगर वाटर पार्टिकल है तब तो ठीक है, पर कोई और मॉलिक्यूल है तो नॉर्मल एक चैनल मतलब कि समझो एक गली है, एक माध्यम है, यहाँ से मॉलिक्यूल आया और ये इस माध्यम से, इस गली से, इस गेट से आया और इस गेट से अंदर चला गया और यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया चैनल प्रोटीन्स के थ्रू, ठीक है। तो कैरियर में कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कैरी करेगा और अंदर भेज देगा। चैनल में एक गली, एक रास्ता खुला रहता है, उससे ये अंदर आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में। तो यही था आपका पैसिव
डिफ्यूज़न जहाँ पे एनर्जी किसी भी प्रकार की खर्च नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। पर जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी कि इन चीज़ को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्या कहते हैं, जो प्रोटीन्स आते हैं ना, वो प्रोटीन्स भी चैनल प्रोटीन्स अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पोरीन्स, आयन चैनल, एक्वापोरीन्स इनमें डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम और आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो इतना रहने देते हैं, जहाँ पे हमने ये देखा पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूज़न में भी फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूज़न क्या क्या होता है, फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूज़न है उसमें कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स के क्या क्या वर्क होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।